लेकिन आपको क्या लग रहा है ये सीज फायर कितना सक्सेसफुल होने वाला है? पाकिस्तान अनाउंसमेंट करता है, फ्राइडे को टॉक्स होने वाली है। इसी बीच रशिया के मेदवेदेव, दिमित्री मेदवेदेव, जो कि एक कंट्रोवर्शियल फिगर तो हैं, लेकिन वो सरकार से काफी क्लोज भी हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। देखिए नागेश जी, इट्स अर्ली टाइम्स, सो जी सीज फायर, पहले तो ये सीज फायर फॉर्मलाइज नहीं हुआ है अभी। एक डॉटेड लाइन पे किसी ने साइन नहीं किया वर्बली। हम इसको अनाउंसमेंट सुन रहे हैं और 11 तारीख को पहली बैठक होगी इस्लामाबाद में, जहां पे इसके ऊपर बात चलेगी। मैं इसको सीज फायर नहीं बोलता हूं, और मैं उसको बोलता हूँ डिसीजन टू हॉल्ट द वॉर जी टिल कल्मिनेशन ऑफ टॉक्स। सीज फायर का मतलब होता है कि भाई आपका समझौता हो चुका है और आप जो अपना एक इसको इसको एक लड़ाई को बंद करने वाले हैं, या आपने लड़ाई बंद कर दी। लड़ाई एक्चुअली बंद नहीं है। जी तो थोड़ा इसमें एक बारीकी है, एक डिफरेंस है जो एक नॉर्मल सीज फायर में होता है। और अगर मैं आपकी नजर ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर मैं डालूंगा, तो इसको वहां पर भी कोई डॉटेड लाइन पे सिग्नेचर नहीं हुआ था। जी जीएमओ टू डीजीएमओ की बात हुई थी, और जब बात होती है 24 घंटे के उसके बाद का जो पीरियड है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स लॉन्च कर दिए थे पंजाब और खासतौर अमृतसर की जी इसके एरिया में, और 24 घंटे के बाद ये सीज फायर लागू हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि देश जो होते हैं वो एक हम इसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के दायरे में लेके आएंगे। जी एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी होती है, तो उसमें देश इसका फायदा उठाते हैं। अब मैं समझूंगा कि अगर सीज फायर अनाउंस हुआ था तो एटलीस्ट हमको इसको 24 घंटे देने चाहिए। 24 घंटे के बाद अगर कोई हरकत होती है, या कोई ऐसी फायर होता है, या कोई ऐसा आपका असॉल्ट होता है, या आपका फायर असॉल्ट होता है, तो फिर सोचने की बात है, बिकॉज जी दैट पीपल आर नॉट वेरी सीरियस। दूसरा एक और इसमें अड़चन आ रही है, और वो एक डिसएग्रीमेंट है कि आपका ईरान और इजराइल के बीच में जी लेबनान को लेते हुए। बिकॉज इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये सीज फायर तभी हो पाएगा जब लेबनान के ऊपर अटैक्स आपके बंद होंगे। तो ये शायद इजराइल को मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना। और मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि काफी फोर्सेस इजराइल की ऑलरेडी अंदर घुस चुकी है लेबनान में। जी आर्मर्ड डिवीजन, एक इन्फेंट्री डिवीजन, एक इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड, ये काफी एक साइजेबल फौज होती है। और वो काफी कुछ उसमें इजराइल का भी नुकसान हुआ है। इसको बोला जाता है 12 से 13 टैंक्स इजराइल के नष्ट हो चुके हैं। जी तो अगर इसको एक बैरोमीटर ले इस चीज को और समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता नहीं है कि इजराइल यहाँ पे इस लेबनान की लड़ाई को रोकना चाहेगा। जी अब 2 हफ्ते की जो आपने एक पीरियड आपने लिया है बातचीत का, इस्लामाबाद में पहली है, तो इसको मुझे लगता है कि ये एक बातचीत से चीज सॉल्व सुलझने नहीं वाली होने है। वाली। जी बिकॉज जी उसमें एटलीस्ट मैं मानता हूँ 2 या 3 महीने लगेंगे, और मिनिमम 5 से 6 बैठक होंगी। और फिर उसका बिकॉज इसमें काफी पेचीदा है मसले, खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के काफी। हाँ। जी तो जी इसलिए मुझे लगता है कि अभी आई थिंक इट्स पीरियड ऑफ वेट एंड वॉच। और लास्ट पॉइंट मेरा है, जैसे आप न्यूक्लियर आपने अभी बोला, जी ये तो चलता रहेगा। यूएसए की तरफ से, ईरान की तरफ से, ये माइंड गेम्स हैं, जी साइकोलॉजिकल का हिस्सा है, और ये चलता रहेगा। जी। अब हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब और हमारे साथ अरविंद तेजावत साहब भी जुड़े हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। देवनाथ साहब, कैसे देख रहे हैं? कल शाम तक तो इतनी हवा बनाई ट्रंप ने, ऐसा लगा कि अब न्यूक्लियर स्ट्राइक होने वाला है, और काफी
चैनलों पे यही डिस्कशन हो रहा था, अल जजीरा से लेकर के सारे चैनल्स यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अब न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन उसके बाद सीधे पाकिस्तान की तरफ से खबर आती है, और जिस प्रकार से आजकल हम देखने लगे कि इतने बड़े बड़े वॉर अब आपके ट्रूथ सोशल और ट्विटर पे सॉल्व हो जाते हैं, एक्स पे सॉल्व हो जाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सीज फायर को और सारी डेवलपमेंट्स को? क्योंकि अभी भी ईरान पर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, अभी भी कतार पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं, अभी भी यूएई पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं, और एनर्जी साइट्स को तो स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद तेजाज साहब के पास आएंगे समझने के लिए कि ट्रंप की ये हार है या जीत है। जी ग्रुप कैप्टन साहब। हाँ जी, हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, जी देखिए, आपकी किसी आवाज आ भी रही है। युद्ध में ऐसा तो होता ही है। किसी भी युद्ध में आमतौर पर जैसे ही एक सहमति होती है कि सीज फायर करना है, तो जाहिर बात है थोड़ा सा समय ले जाता है, क्योंकि सीज फायर की जो सहमति है वो तो जो शीर्ष नेतागण हैं, शीर्ष मिलिट्री लीडर हैं, वह करते हैं। जी लेकिन जब तक वो आखिरी यूनिट तक, आखिरी कंपनी कमांडर, आखिरी प्लाटून कमांडर, आखिरी बैटरी और मिसाइल कमांडर तक वो आदेश नहीं पहुंचते हैं, तब तक कई बार युद्ध का कंफ्यूजन जो है, फॉग ऑफ वॉर कंटिन्यू करता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि 1965 का जब लड़ाई हुआ था, तो सीज फायर का ऐलान तो 21 सितंबर को हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग 22 सितंबर, 23 सितंबर तक होती रही। जी फिर जाकर फाइनली सीज फायर हुआ 1965 में, और में बाकी वार्तालाप हुए। इस तरह से 1971 में एफआईआर का अनाउंसमेंट फायरिंग खासतौर से पश्चिमी सेक्टर में जी 17 दिसंबर 18 दिसंबर तक चलती रही। ऐसा इसलिए होता है कि लोएस्ट लेवल पे जो कमांडर है उन तक शायद आदेश नहीं जाता। फिर जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, कई बार वह समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, तो जोशीले होते हैं, एक आध अनकंट्रोल्ड फायरिंग हो ही जाती है। तो जी जब तक जी आदेश जाता है कि फायरिंग नहीं करना है, होल्ड फायर, 1-2 दिन का समय लग जाता है। तो निराशा की कोई बात नहीं है। जब तक टॉप मोस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर क्लियर है कि युद्ध नहीं लड़ना है, आप देखेंगे 2-3 दिन में ही मामला स्टेबल हो जाएगा। जी नागिन। लेकिन बस थोड़ा सा और आप अगर 1 मिनट में बता दें कि इजराइल ने जैसे कहा है कि वो तो अटैक करते रहेंगे, लेबनान में अभी भी वॉर जारी है, और ये खबरें आ रही है कि यूएई पर भी अटैक हुआ है और ईरान के ऊपर भी अटैक हुआ है उनके एनर्जी साइट्स पर। तो अगर एनर्जी साइट्स पर स्ट्राइक्स हो रहे हैं तो अभी ये गंभीरता से समझे, गंभीर मामला है ये समझे कि हो सकता है ये भी अभी अगले 1 दिन 2 दिन में रुक जाएगा। जी आई थिंक तेजाज साहब का कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है उसमें, हम वापस उनके पास आएंगे। माफी चाहूंगा तेजावत साहब नहीं, लेकिन ग्रुप कैप्टन साहब का कनेक्शन खराब है। अरविंद तेजाज साहब, थोड़ा आप हमें ये समझाइए, ये ट्रंप की जीत है या ईरान की जीत है, या ये जो गैप अभी हम बता रहे हैं कि 2 हफ्तों का अगर सीज फायर होता है तो किसकी जीत है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? या ट्रंप जिस प्रकार की बातें कर रहे थे और पूरी दुनिया खौफ में थी, तो उससे वो भी क्या था? वो भी एक माइंड गेम था। पूरा कैलकुलेशन आप कैसे देख रहे हैं? अभी अभी बस 15 मिनट पहले ट्रंप ने 2 मैसेज और दाग दिए हैं ट्रूथ सोशल पर। जी नगीन साहब, ये जीत तो किसी की नहीं थी, इतना तो तय है। कारण ये कि अगर ईरान की जीत माने कि उसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने टिका दिए, जी तो उसके जो 2000 लोग मारे गए हैं लगभग, तो हम उसको कैसे देखेंगे? 2000 लोगों को खो के अगर कोई जीत कहें तो जीत नहीं कही जा सकती है, जिसकी नेवी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, आसमान पे उनका कब्जा रहा नहीं है, और बस केवल ये है कि जमीन पे वो अपना अधिकार बनाए हुए हैं। तो अगर उसको ईरान की जीत माने तो ठीक नहीं होगा। दूसरे बदले में अगर डोनाल्ड ट्रंप की जीत माने, जो कि कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, और यह भी सच है कि अगर 15 दिन में इन्होंने अगर ये लड़ाई खत्म नहीं की, तो उन्हें जो यूएस कांग्रेस जो अनुमोदन लेना होगा वह भी नहीं ले पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी ये जो लड़ाई है वो इलीगल हो जाएगी। पैसा कहाँ से आएगा? ये जो इतना रुपया खर्च किया है और ये जो अपने सगे संबंधियों को दे रहे हैं, ये सारा युद्ध से जो इनकम आ रही है,
कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा के बाकी लोगों को जो फायदा पहुंचा रहे हैं, उससे तो ये कांग्रेस तो ये इसको रिजॉल्व नहीं करेगी, इस जी पैसे को भुगतान भी नहीं करेगी, क्योंकि ये पैसा कुछ खास लोगों को, और जिन लोगों ने हथियार दिए हैं यूएस मिलिट्री को, क्या जी वो लोग फ्री में दान कर देंगे? ऐसा भी नहीं लगता है। तो ट्रम्प की तो बिल्कुल भी जीत नहीं है। दूसरी बात ये कि अमेरिका की भी जीत इसलिए नहीं है कि जो एक खास तरीके की हेजीमनी को स्टेब्लिश किया था जॉर्ज जी डब्ल्यू बुश ने, और जिसके लिए इतिहास उनको जानता है कि जो रशियन जो डोमिनेंस है उसको खत्म करके उन्होंने यूएस डोमिनेंस की स्थापना की शुरुआत की थी 90 के डिकेड में, और उसके बाद में अमेरिका ने काफी फायदा भी उठाया उस चीज का, अपने अकेले ताकत होने का। तो वो भी हम नहीं कह सकते हैं कि वो कायम रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको खो दिया है और हॉर्मुज स्ट्रेट का एक नया शगुफा हाथ में दे दिया है, और ईरान को एक तरीके से नैतिक आधार दे दिया है अपने यहाँ परमाणु बम विकसित करने का और उन सारे ही प्रोजेक्ट को आगे चलाने का, जिसके लिए उस पे सैंक्शंस लगे हुए थे। जी सैंक्शंस के तोड़ भी उसने ढूंढ लिए हैं ईरान ने, क्योंकि ये सैंक्शंस हैं तो अब उसने युद्ध का जो क्षति है उसके लिए उसने ओमान से भी बात कर ली है, और कतर से बात की है, और तमाम उन देशों से उन्होंने डायलॉग स्टैब्लिश किया है। तो इसमें जो कतर और ईरान के बीच की जो जगह है, वो जी कह रहे हैं कि दोनों मिलकर टैक्स वसूलेंगे। तो यह भी एक तरीके का है, और एकदम अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से देखा जाए तो वो कोई भी देश उसके लिए मना भी नहीं कर पाएगा। और उसके बाद में एक नई शुरुआत होगी, मलक्का स्टेट बाकी है, इधर जो पाक स्टेट बाकी है, पाकिस्तान वाली नहीं, एक जी अलग वाली। तो वो जी सारी है, तमाम और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं जहां से ये सारी चीजें होगी, और एक नया ही पूरा तरीके से एक को तो अमेरिका तो किसी भी हालत में नहीं, इसका जो डॉलर की जो मजबूती है वो धीरे धीरे टूटन के कगार पर पहुंचेगी, और जो अमेरिकी तिलिस्म है उसका अंत हो गया है। तो इतना तय है कि अमेरिका भी नहीं जीता है। ये ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई नहीं जीता है, नगेन साहब। जी लेकिन अनाउंसमेंट्स तो लगातार बोले जा रहे हैं और ट्रम्प बोल रहे हैं कि गोल्डन एज शुरू हो गया है मिडिल ईस्ट का। जीत मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका राज रहेगा ईरान का, वो वहाँ से टैक्सेस भी वसूलेंगे, और उन्होंने 10 पॉइंट्स जो बताए कि स्ट्राइक्स नहीं होगी, रीपे करना पड़ेगा, उन सब पर ट्रम्प अग्री कर चुके हैं। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा उनका अचीवमेंट लग रहा था। ग्रुप कैप्टन साहब आई थिंक हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर हम आपसे यही पूछ रहे थे कि ये सीज फायर में अभी जो लगातार अटैक्स अभी भी चल रहे हैं वो क्या 1-2 दिन में रुक जाएंगे, या उसको अभी सीरियसली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्राइक्स जो है वो पावर सेंटर्स पे हो रहे हैं, जहां जहां पावर प्लांट्स हैं या एनर्जी साइट्स हैं वहां पर हो रहे हैं। आई थिंक आप म्यूट पर हैं सर, अगर आप बस म्यूट हटा दें। हाँ नागिन, आप मुझे सुन पा रहे? जी जी हाँ देखिए, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काफी सारा कंफ्यूजन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल हो गया था। वहां पे मोजाइक पैटर्न में जो हम बात कर रहे थे कि 31 लोकल कमांडर्स को डेलीगेशन ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम मिल गई थी। तो तेहरान से जो मैसेज है जब इन 31 फील्ड कमांडर्स को जाता है, उनको भी आगे वो ट्रांसफर करना पड़ता है। जी जैसे मैं बताता हूँ क्लासिक एग्जांपल इंडियन आर्मी में कि जो ऑर्डर है वो कोर कमांडर से जाता है डिव कमांडर को, डिव कमांडर से जाता है ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से जाता है बटालियन हेडक्वार्टर, फिर जाके वो कंपनी कमांडर के पास, जो बैटरी कमांडर है, मिसाइल का कमांडर है, उसके पास जाता है। तो क्योंकि वहां पर फिलहाल युद्ध का माहौल है और 31 जो कमांडर हैं वो अभी तक शायद इस भावना में है कि वो इंडिपेंडेंट हैं। देखो, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड वॉर तो हो नहीं रही है। एक चीज मैं बता दूं कि सिग्नल के सारे कम्युनिकेशन वहां बंद किए गए हैं जानबूझकर। तो क्यों बंद किए गए हैं? क्योंकि अगर कोई भी फॉर्मेशन ईरान के अंदर अपनी सिग्नल कम्युनिकेशन को ऑन करती है तो अमेरिकन या इजरायली सिग्नल इंटेलिजेंस वाले जो हैं या अमेरिकन सैटेलाइट जो आसमान से जा रहे हैं जी वो उस कमांडर की सिग्नल से पता कर लेते हैं कि उसकी लोकेशन कहां पर है, और जी हो सकता है कि उस सिग्नल पर ही, लास्ट नोन लोकेशन पर ही सिग्नल के एक वेपन दाग दिया जाए। तो सब लोग अभी साइलेंस, जितने
HF सेट है हाई फ्रीक्वेंसी, VHF सेट है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, या UHF सेट होते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सबको ऑफ कर दिया गया है। और वो लोग जो हैं बहुत डिजिटल की जगह पर एनालॉगस सिस्टम्स का इस्तेमाल करके जी कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन 12 घंटे या 24 घंटे तक रहेगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। जी जी चलिए, वी होप कि वहाँ शांति फिर से स्थापित हो। कोचर साहब, अभी हम ये थोड़ा सा आपसे समझे कि पाकिस्तान में टॉक्स हो रहे हैं, वन ऑफ द स्टेट्स जिसको हम टेरर स्टेट बुलाते हैं कि आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ पर टॉक्स होने वाले हैं। और शहबाज शरीफ एकदम हीरो बन के निकले हैं, ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें वो ड्राफ्ट मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनको मैसेज भेजा गया था ट्रंप की तरफ से, वही मैसेज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया। और जो भी सीज फायर का अनाउंसमेंट था, बिल्कुल हीरो बन के उन्होंने जो किया, वो ट्रंप द्वारा भेजा गया था या यूएस द्वारा भेजा गया था। लेकिन साथ ही साथ भारत का भी सवाल आता है कि भारत हैविंग सच अ गुड रिलेशनशिप विथ इजराइल, द फादरलैंड, विथ ईरान, बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स, और ट्रंप के साथ तो है ही हमारे पीएम के। तो वी सेड कि ये हम दलाली का काम नहीं करते, लेकिन अब पाकिस्तान इज समवन जिसने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा काम कर दिया कि चलो शांति तो बहाल कर दी। अब वो हो सकता है यूएस के तलवे चाट के कर रहे हो या उनके मैसेजेस को बस आगे कर रहे हो और उनको एज अ पॉन ट्रंप यूज कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारत ने अच्छा किया जो किया इससे दूरी बना के, या हमारे पास एक मौका था कि सच में आप विश्व गुरु बन के और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा करके इसमें सीज फायर लाके आप एक हीरो बन सकते थे और दुनिया के सामने आप सच में एक बार डंका बजा सकते थे कि हाँ जी हमने वॉर रुकवाई। हम रशिया यूक्रेन में वॉर रुकवाने की बात करने लगे थे, लेकिन यहां पर जब एक मौका था तो उसको हमने गवाया है या ठीक किया कि हमने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया? जी कोच साहब। देखिए नगेन, ये जो वर्ड आप यूज करते हैं ना, विश्व गुरु, आई थिंक ये एप्लीकेबल नहीं है भारत के लिए। सो लेट्स नॉट स्टार्ट, क्योंकि आप अभी इसको विश्व गुरु नहीं है। आप ये चुनावी शब्द है। ये जब चुनाव में आप वोट मांगने जाते हैं तो उस टाइम पे ये इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक डिस्कशन में ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है जी। अमेरिका भी अपने आप को विश्व गुरु नहीं बोलता है। सो लेट्स नॉट टर्मिनोलॉजी के उस दायरे में हमको फंसना नहीं। दूसरा देखिए, आप बुनियादी क्या है कि आपने लड़ाई से पहले अपना गुट आपने चुन लिया था जी। कि आप इजराइल गए एक दिन पहले, 2 दिन पहले, और आपने ईरान का जो कंडोलेंस नहीं किया। 7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, और तो ईरान क्यों चाहेगा आपको एक इसको मीडिएशन में आने के लिए? बिकॉज आप तो ईरान के क्लोज नहीं है इन द सेंस के आप एक गुट में चले गए हैं और आप उस वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके लिए, इसलिए, और आपने वॉलंटियर भी नहीं किया जी। आप पाकिस्तान ने वॉलंटियर किया। पाकिस्तान को अमेरिका में थोड़ी बोला था करने के लिए, पाकिस्तान ने खुद वॉलंटियर किया था। और दूसरा है कि अमेरिका ढूंढ रहा था कोई ऐसा देश मिले कि जो वॉलंटियर करे और वो एक मुस्लिम कंट्री हो। और देखिए ईरान का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और काफी एक अच्छे रिलेशंस हैं दोनों के। शिया पॉपुलेशन भी काफी है पाकिस्तान में, तो ये एक कॉमनैलिटी काफी नजर आती है, मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा ये है कि ये अमेरिका जैसे बोलेगा, जैसे चाहेगा पाकिस्तान करेगा, भारत नहीं करता ऐसे। बिकॉज भारत को जो अगर आपने उसको मीडिएशन में अगर आपने उसको लगाया होता तो वो अपने तरीके से मीडिएशन करता, वो एक साइड से इन्फ्लुएंस होकर मीडिएशन नहीं करता जी। तीसरा जो इसको ये जो कतार और ओमान,
दोनों ने मना कर दिया था मीडिएशन के लिए, बिकॉज अमेरिका ने कतार को कई बार धोखा दिया है। और तो एक बार जब आपको याद होगा, जब ये मीटिंग चल रही थी समझौते की कतार में, तो इजराइल ने वहां पे अपने ड्रोन अटैक और अपने मिसाइल अटैक्स किए थे, और नेगोशिएटर ओमान के और कतार के मारे गए थे। तो जब ऐसे इंसिडेंट होंगे तो कोई भी देश, एक आपका ट्रस्ट जो है उसको, आपका ट्रस्ट नहीं है तो वो आपके लिए मीडिएशन नहीं करेगा। इसीलिए कतार और ओमान इस चीज से दूर हो गए थे। दूसरा है कि ये यूएस बेसिस भी उनके हैं वहां पे अपने, तो वो भी नहीं चाहेंगे, इसको ईरान भी नहीं चाहेगा कि अब ये मामला काफी पेचीदा हो चुका था। तो इसीलिए पाकिस्तान एक ऐसा देश नजर आया कि वो इसमें इसको हेल्प कर सकता था, और पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसके साथ 3 देश थे। हम टर्की भी है। हाँ हाँ, उसके साथ इजिप्ट भी था और एक देश और भी था। तो हम इसको, पाकिस्तान को इसमें सिंगल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव, तीनों देशों ने मिलकर काम किया इसके ऊपर। दूसरी वो बात डिफरेंट है कि पाकिस्तान ने एक लीडर का रोल, इन तीनों देशों में एक लीडर का रोल पाकिस्तान ने लिया है। और जनरल मुनीर और ट्रम्प के अच्छे रिलेशंस हैं, तो वो रिलेशंस भी बहुत मायने रखते हैं जब आप एक मीडिएशन करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पाकिस्तान को प्ले करते थे, और पाकिस्तान के लिए ये सबसे सुनहरा मौका था एक अपनी पोजीशनिंग करने के लिए, खास तौर पे इसको अमेरिका के साथ, क्योंकि आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि ये IMF लोन का मुद्दा आएगा, वर्ल्ड बैंक का मुद्दा आएगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का मुद्दा आएगा जी, तो और पैसे चाहिए। तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंपल्शन बहुत ज्यादा थी इसमें, इसको मध्यस्थता करने के लिए। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि आने वाले वक्त में अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाती है जी, बिकॉज फिलहाल तो अभी हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये सीज फायर एक परमानेंट सीज फायर की तरफ जाएगा, बिकॉज अभी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर सहमति नहीं है। तो अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो मैं ये मानूंगा कि ये पाकिस्तान को एक वर्ल्ड स्टेज में एक अलग छवि दे सकता है। जी, तेजाज साहब, आपका क्या नजरिया है इस सीज फायर को लेकर के जो पाकिस्तान ने मीडिएट किया है? देखिए, मैं लगभग कोशर साहब की बातों को ही दोहराना चाहता हूं, पर कुछ इसमें ऐड ऑन कर लेता हूं कि जी, मीडिएशन दरअसल हम सब जानते हैं कि वही आदमी करता है जो दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी बातें मना सकें। ये मीडिएशन का बेसिक रूल है। जी, अगर आप नहीं मना सकते, आप उस हैसियत में नहीं है, तो आप मीडिएशन करने की भी हैसियत में नहीं है। तो ये तो लगभग बेसिक चीज है जो कि हम जानते हैं। पाकिस्तान जाहिर तौर पर कोचर साहब ने भी बोला है कि इसका फायदा उठाएगा, और वह खासकर जो इस्लामी मुल्क हैं उसमें अपनी छवि चमका सकता है। भारत के लिए एक अभी जो रिसेंट खतरा ये होगा कि खासकर हम जानते हैं कि जितने भी जो वेस्ट एशियन मुल्क हैं उसमें एक इस्लामिक आइडेंटिटी है, और अगर पाकिस्तान उन इस्लामिक आइडेंटिटी वाले लोगों के साथ अगर अपना किसी तरीके से अपनी पैठ बना पाया इन सब चीजों के कारण, क्योंकि मामला केवल ईरान का ही नहीं है, अमेरिका के का चहेता बन के वह वेस्ट एशिया के बाकी लोगों का भी चहेता बन जाएगा, और ऐसे में वह एक लीडरशिप क्लेम कर पाएगा। और उसकी वजह से भले ही वह पूरी कंप्लीट लीडरशिप वैसी क्लेम ना करें जैसे कि ईरान और सऊदी अरेबिया लंबे समय तक आपस में लड़ते रहे और क्लेम करते रहे, पर पाकिस्तान उस रेस में जरूर आ सकता है कि वह, और भारत के लिए ये चैलेंजिंग होगा क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, और जहां इस्लामिक आइडेंटिटी वाले लोगों से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जबकि भारत में खासकर जो रिलीजियस आइडेंटिटी वाले जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली मतलब एम्पावर्ड भी नहीं है, और मतलब इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं है। इसके कारण एजुकेशन का लेवल थोड़ा सा कम है, और वो रिलीजियस आइडेंटिटी की नीट बहुत जल्दी चढ़ जाएंगे।
तो ये लॉन्ग टर्म में ये नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान की छवि निखरेगी। जी भारत एक कोशिश कर सकता था क्योंकि उसके इंटरेस्ट यहाँ स्टेक पे लगे हुए थे, और ऐसी परिस्थितियां होती तो हो सकता था कि भारत को इस पूरे में शामिल कर लिया जाता। पर भारत ने ये मौका जो है वो शुरुआत में ही खो दिया था, जब जी बेन्यामिन नेतन्याहू के बुलावे पे आए थे। और ये बहुत ही उन्होंने चालाकी भरी चाल खेली थी। इसका कारण ये है कि बेन्यामिन नेतन्याहू इस सीज फायर के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं। आप देखेंगे कि इस पूरे सीज फायर में एक देश जो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं वो है इजराइल। तो जी इजराइल इसलिए कि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि सीज फायर हो, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। अमेरिकन सोर्सेज का जितना यहाँ इस्तेमाल हो सके वो सब ईरान के, वो इजराइल के फायदे में है। जी तो ऐसे में इजराइल ने बहुत ही चालाकी से नरेंद्र मोदी साहब को अपना दोस्त बता के वहां बुला लिया, और भारत की ये जो सारी संभावनाएं थी उसको खत्म कर दिया, नगेन साहब। जी जी। जी। अब थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है उसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दो अभी ट्रूथ सोशल पे मैसेज आए हैं सर, उन दोनों के बारे में बताता हूं। पहला वो बोल रहे वही कि 50% इफेक्टिव इमीडिएटली टैरिफ, मतलब हम 50% टैरिफ लगाएंगे। वो बोल रहे अ कंट्री सप्लाइंग मिलिट्री वेपन्स टू ईरान विल बी इमीडिएटली टैरिफ। अब वो एक कंट्री की बात कर रहे हैं कि जो भी कंट्री करेगा वो क्लियर नहीं है। हाउएवर ही इज सेइंग कि देयर विल बी नो एक्सक्लूजन्स और एग्जेम्पशंस। तो रशिया तो सप्लाई नहीं ही कर रहा है, तो ये किस कंट्री की बात कर रहे हैं, किस पर टैरिफ लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा तेजाब साहब आप समझाए। उसके बाद चलेंगे कोचर साहब के पास। और मुझे पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे अभी स्क्रीन पर ग्रुप कैप्टन साहब, अदरवाइज फिर उनसे भी। जी, ग्रुप कैप्टन साहब हमारे साथ नहीं है, तो तेजाब साहब फिर कोचर साहब के पास। ये जो बोल रहे हैं कि टैरिफ लगाएंगे, किसकी ओर इशारा है? चाइना की ओर इशारा है? यहाँ दो देश हो सकते हैं, क्योंकि एकदम क्लैरिटी नहीं है। चाइना तो है ही, और प्रूवन है। अगर हम सीआईए की रिपोर्ट्स बोल रहे हैं और उसको अगर हम अमेरिकन मीडिया में चेक करें, अगर वो सोर्स रिलायबल हैं, जी तो चाइना ने तो वेपन्स दिए ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफी हद तक ये सच भी है, क्योंकि उसको अमेरिका को काउंटर करना है, सीधे सीधे नहीं, जी छुपके छुपके। इसका कारण ये है कि ये एक तरीके से ये सारी की सारी जो लड़ाई है वो चाइनीज इंटरेस्ट को बहुत ही भयानक नुकसान पहुंचाने के इरादे से हो रहा है। क्योंकि ईरान से उसका जो ऑयल सप्लाई, एनर्जी सिक्योरिटी हम जानते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है। वेस्ट एशियन कंट्रीज में शायद ईरान में सबसे ज्यादा है। तो एक तो उसको नुकसान पहुंचाना था, वेनेजुएला से उनको वैसे ही आउट कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट का जो नुकसान है वो भी चाइना को हो रहा है। जी और ये पूरा है तो चीन की तरफ रुख हो सकता है, पर इससे रूस रूस का भी उसमें जिक्र हो सकता है, क्योंकि रूस भी मदद पहुंचा रहा है। तो ये दोनों ही देश हैं जिसकी तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप का इशारा है। और मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ऐसा करता, एक एक अजीब सी उलझन में उलझ गया है, जी जहां इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो अमेरिका की इज्जत बचाए रखे हुए थे, डॉलर का दबदबा कायम था, और जो अमेरिकी वर्चस्व था वो धीरे धीरे अपना रास्ता ले रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे लगता है कि सब कुछ ये डिस्टर्ब कर दिया है नगेन साहब, और तो अमेरिकी हितों के खिलाफ काम किया है उन्होंने। जी। जी। कोचे सर, एक और ट्वीट उनका है, ये थोड़ा सा लंबा है, मैं बता देता हूं। उन्होंने बोला कि यूएस विल वर्क क्लोजली विथ ईरान, की बहुत क्लोजली हम काम करेंगे। हमने रिजीम चेंज कर दिया विच हैज बीन वेरी प्रोडक्टिव, ये उनके वर्ड है। देयर विल बी नो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम एंड द यूएस will be working with Iran, dig up and remove all the deeply buried B2 bombers, nuclear dust। ये भी एक खबर चल रही है कि B2 बॉम्बर्स जो गिरे थे वो बचे हुए हैं और ईरान उसको दोबारा रीवायर करके इस्तेमाल कर सकता है। ये कल सोशल मीडिया पर चल रहा था कि ईरान के पास अपना खुद का B2 बॉम्बर हो जाएगा, क्योंकि वो यूएस वाला उनके पास है। नाउ ही इज सेइंग नथिंग हैज बीन टच्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अटैक, वी आर विल बी टॉकिंग टैरिफ एंड सैंक्शन रिलीफ विथ ईरान। ईरान को सैंक्शंस देने की बात कर रहे हैं। मेनी ऑफ 15 पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन अग्रीड टू, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो ये दो ट्वीट है सर, एक तो वो टैरिफ वाली बात है ही, और साथ में ये जो बात कर रहे हैं B2 बॉम्बर्स की, न्यूक्लियर डस्ट की, कि ये जो न्यूक्लियर एनरिच किया है ईरान ने वो सौंप देंगे। आपको लगता है ऐसा होगा अगर सारे टर्म्स कंडीशन मान लिए गए, सैंक्शंस हटा दिए गए, तो एक नया ईरान देखने को मिलेगा ट्रंप के हाथों? गोल्डन एज की जो बात कर रहे हैं वो, कोचर साहब।
स्टोन एज टू गोल्डन एज वाली बात है ये, जी है ना? तो मैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं ट्रम्प के ट्वीट्स को, और वो ज्यादातर वो जानबूझ के ऐसे ट्वीट देते हैं दैट पीपल शुड नॉट नो हिज माइंड। हम्म लाइक्स टू, अगर आप सोचते हैं कि वो ये इनकॉम्पिटेंट है, इनकोहेरेंट है, तो इस टाइप के ट्वीट्स देते हैं। दैट इज नॉट द केस। वो एक सोची समझी रणनीति है, और ये ट्रम्प ने अपनी रणनीति बनाई हुई है कि कीप एवरीबडी गेसिंग, और आप जो इंटेंशन है, जो आपका माइंड है, जो आपकी सोच है, वो दुश्मन को समझ नहीं आनी चाहिए। वो आप अपना बदलते रहेंगे तो दुश्मन भी कंफ्यूज होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ट्रम्प क्या चाहता है। जी तो इसको मुझे लगता है कि जब हम इसका ट्रूथ सोशल और इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रम्प इज अ टाइप ए पर्सनैलिटी। इस मैनेजमेंट में अगर आप इसको पढ़ें तो टाइप ए पर्सनैलिटी की श्रेणी में आते हैं ट्रम्प, जो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई भी नहीं, और वो चीज बार बार एक उभर के आती। दूसरा, ये टैरिफ्स की बात हो रही है ना, हम इसको ये टैरिफ लगा देंगे, वो टैरिफ लगा देंगे। अब कौन सी कंट्रीज है जो ईरान को देती है? एक तो रशिया है, बिकॉज आपका S-300 भी रशिया से आया, S-400 भी रशिया से आया है, और आपके सुखोई 30 आपके फाइटर जेट्स भी रशिया। जी और दूसरा है चाइना, जो ड्रोन बनाने के कंपोनेंट्स देता है। हर एक चीज जो ये ईरान में ड्रोन में लगती है, एक सेमीकंडक्टर से लेके, बैटरी से लेके, चिप से लेके, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जो सामान उससे बनते हैं, वो सारे आपके चाइना से आते हैं। और जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं जो आज और ईरान के पास है, वो भी चाइना से आई हुई हैं। और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी कुछ हैं जो चाइनीज ओरिजिन की हैं, जो इधर आई हुई हैं। दूसरा, एक तीसरी कंट्री है जिसका नाम कम आता है डिस्कशन में, वो है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया भी एक हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, बिकॉज नॉर्थ कोरिया के पास ICBM की भी टेक्नोलॉजी है। आने वाले वक्त में ईरान एक ICBM प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो तकरीबन आपका 10,000, आपका 8,000 से 10,000 किलोमीटर, बिकॉज एक ICBM की कैटेगरी होती है 5500 किलोमीटर्स, और 5500 किलोमीटर से ऊपर जो भी आपकी मिसाइल जाती है वो ICBM की कैटेगरी में आ जाती है। तो उसका ईरान भी उसका जो फायदा उठा रहा है उस चीज का। तो जब हम इन टैरिफ की बात करते हैं, मुझे आप बताइए कि आप चाइना पे क्या टैरिफ लगा लेंगे? चाइना आपके ऊपर रेयर अर्थ मैग्नेट्स आपके बंद कर देगा, आपकी डिफेंस इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। आज 78% जो आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह, सारे चाइना से आते हैं, अमेरिका इस्तेमाल करता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अमेरिका टू डू इट इन आइसोलेशन। चाइना वो टैरिफ लगाएगा नहीं। अगले महीने वो चाइना भी जा रहा है, इसको चाइना का भी ना, आई थिंक 15-16 मई के आसपास जी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था जी। हाँ, तो चाइना का विजिट है, तो क्या वो टैरिफ लगाएगा? चाइना पे विजिट करने आएगा वहां पे। और दूसरा जो रशिया है, रशिया के ऊपर तो वो लगाता रहता है टैरिफ, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा धंधा भी नहीं है उनके बीच। तो इसको मैंने बताया कि ये जो आप ट्रुथ सोशल में देखते हैं ना, ये इसका इम्पैक्ट ये लोगों को देने के लिए है, ना कि इन कंट्रीज को, बिकॉज इन कंट्रीज को टैरिफ्स का कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये लगता है आज इनकी एक अलग स्ट्रैटेजी होगी, आज किधर शॉर्ट सेलिंग करनी है, कहां पैसा बना सकता हूं, कहां टैरिफ से मेरा असर पड़ सकता है। इसी टाइप का है। और ये नागी जी, आई हैव टू लीव नाउ, आई हैव गॉट अ रेजिमेंट। जी बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट हमने हमारा 45 मिनट का शो हो गया है। बस मैं एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपको हम छोड़ देंगे और फिर तेजावत साहब से आखिरी एक प्रतिक्रिया ले लेंगे। अब यही बस आखिरी सवाल है सर, आप जितना शॉर्ट में बताना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन ये वॉर खत्म होती हुई नजर आ रही है कि बस ये एक युद्ध विराम है 14 दिनों का, या हो सकता है 14 दिन भी ना चले, ट्रम्प अचानक से कुछ और कर दे? देखिए,
ये अमेरिका की तरफ से मुझे ये खत्म होती आ रही है, बिकॉज ऑफ अमेरिका एक बहाना ढूंढ रहा था। अब जी। आप इसको देखिए आगे जी, आप इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। 5-6 दिन पहले सेम पॉइंट्स अमेरिका ने रिजेक्ट किए थे, पॉइंट्स थे ईरान के, उसको रिजेक्ट किए थे। आज वो मान गए सारे पॉइंट्स पे, और ये अपने 15 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, बट अभी जो जिक्र हो रहा है वो खाली ईरान के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, उनके 15 पॉइंट्स पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। जी। तो इसका मतलब कि ये जो सीज फायर की लड़ाई है, ये ईरान अपना जीत चुका है, और अभी इसको ईरान ये अपने 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेगा। तो इजराइल को लाइन पे आना पड़ेगा। उसका लेबनान वाला जो मामला है वो शायद ये इसको यहां से हटके हो जाए कि आप इसको 2 पार्ट्स में कीजिए। पहली जो आपकी जो सीज फायर की आपकी जो एग्रीमेंट है वो ईरान बेस्ड होगी, और दूसरी होगी वो लेबनान के साथ जो लड़ाई चल रही है, बिकॉज ये जो हजबुल्ला है ये इस ईरान का ही तो हिस्सा है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ईरान उन्हीं उसको के। तो इसको आधे रास्ते तो छोड़ेगा नहीं, बिकॉज वो तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यूएस एक अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी बना रहा है, जी। बट इजराइल और इसको ईरान की जो है वो एग्जिट स्ट्रेटजी मुझे नजर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तेजाज साहब, जाते जाते हमें थोड़ा बता दीजिए, आपको लगता है ये वॉर अब रुक चुकी है, अब बस एक अच्छी चीज़ें ही होनी बाकी है, या आपको लगता है कि ये वॉर अभी एक और अलग रुख लेगा और कल जैसे भयावह सिचुएशन बन गया था वैसा फिर से दोबारा होगा और ट्रंप एक बार दोबारा बोलेंगे कि मैं अब इनको पाषाण काल में भेज दूंगा? वैसे तो बहुत मुश्किल होता है नगेन साहब किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना, पर परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा अंदाज लग रहा है कि दोनों को सबक मिल चुका है, ईरान को भी और जी। यूनाइटेड स्टेट को भी। यूनाइटेड स्टेट बहुत कुछ खो के जा रहा है, हार कर जा रहा है, तो अब थकान भी है दोनों तरफ। और हमें पता है कि वहाँ शिप्स वगैरह में भी कुछ विद्रोह जैसे हुए हैं, खुद अमेरिका में आंतरिक विद्रोह की हालत है, और जो ईरान है वहां पे थोड़े दिनों पहले ही जो उसके अर्थनीति के कारण विद्रोह हुए हैं। तो जी। थकान दोनों तरफ है, असंतोष दोनों तरफ है, और मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना ही दोनों सोच रहे हैं, पर वो किस तरीके से निकलते हैं ये एक अलग बात है नगेन साहब। लेकिन वो Thank you. अपने आप को विक्टोरियस जरूर अनाउंस करके ही निकलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये तो दोनों तय है। वो तो करेंगे, अभी बोल रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। क्योंकि जी, व्हाइट क्रिश्चियंस को सेटिस्फाई करना है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जो अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाना चाहते हैं। जी। और इधर जो खासकर जो वे लोग जो कि वेस्टर्नाइज कम हुए हैं ईरान में, जी। और वो अभी वो वाली जनरेशन है जो 79 की जनरेशन है, तो उनको भी उन्हें सेटिस्फाई करना है, तो जी। दोनों ही करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि दोनों ही सुधरना नहीं चाहते हैं, कारण ये कि ईरान में भी इंटरनल रिफॉर्म्स की बेहद जरूरत है, और अगर ये नहीं किया तो उसकी जो यूनिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। यूनाइटेड स्टेट जैसे देश उसका फायदा उठाएंगे, जी। और अगर यूनाइटेड स्टेट ने अगर अपनी डेमोक्रेसी को ठीक से बैलेंस नहीं किया, जो कि सोवियत यूनियन किया करती थी, उसको उसके डर के कारण तो वो बहुत सारे लोक कल्याणकारी काम करने लगे थे कि देखिए हम भी कम्युनिस्टों से कम नहीं है, हम भी लोक कल्याणकारी हैं। तो वो है, अब वो क्योंकि अब वो डर तो है नहीं, तो जी। उनके लिए भी, अमेरिकन के लिए भी एक चैलेंज है कि वो अपने को और कैसे बेहतर बनाते हैं। जी। हाँ, वहाँ अभी भी लोग मतलब लिबरल्स को लेकर के और कम्युनिस्ट को लेकर के जो विचारधारा है वो तो हमें पता ही है। वैसे बहरहाल देखते हैं कि वहाँ पे इम्पीचमेंट होता है कि नहीं। बहुत सारी बातें होने लग गई हैं कि ट्रम्प का इम्पीचमेंट हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जा रही है। हम आपको दिखाते रहेंगे ये सारी पॉसिबिलिटीज़। तेजाब साहब, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़ पाए इतने लंबे समय के लिए और हमें सब कुछ डिस्क्राइब किया इस पर्टिकुलर वॉर पे और क्या चल रहा है। 40वां दिन सीज फायर हुआ है और अभी बॉम्बिंग्स तो हो ही रही हैं, थोड़ी सी कम ज़रूर हो गई हैं, लेकिन वो खतरा जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया था, जिनका इशारा था कि हम तो अब न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, वो अभी टला हुआ नज़र आ रहा है। भारत के लिए भी अच्छा ही है, पूरे दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। और जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, आज आपने मार्केट देखा ही होगा कैसे जंप किया, लेकिन हो सकता है एक ट्वीट और पूरा मामला फिर से नीचे चला जाए। ईरान यूएस वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है,
इसने एक ब्रेक लिया है। पाकिस्तान में टॉक्स होने वाले हैं, देखते हैं उसमें क्या निकल कर आएगा। फ्राइडे को पहली बैठक होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.